हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना ये जो सेशन रहने वाला है, यहाँ पे अपन लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। आपका ये जो टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, चाहे आप ओशिनोग्राफी का, मिक्स मान लीजिए, यहाँ से दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कुछ यहाँ पे कटक दिए गए हैं, रेस जिनको बोला जाता है। ठीक है। इनको सुमिलित करना है, सूची एक को सूची दो से। यहाँ पे कार्लसबर्ग कटक दिया गया है, मध्य अटलांटिक कटक दिया गया है, ईस्ट पैसिफिक कटक दिया गया है और साथ में अंटार्कटिक कटक दिया गया है। ये उनके नीचे सागर दिए गए हैं, कौन कौन से महासागर में ये पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है एवं अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे अपन लोगों को कटक को बताना है कि कौन सा कटक किस में मिलता है। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो ठीक है। अभी आप लोगों की कुछ दिन क्लास ये मतलब अपलोड की जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद में हम लाइव आने की सोच रहे हैं, लाइव भी आएंगे। तो अभी आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, कितने सही हो रहे हैं। साथ में आप करने का प्रैक्टिस किया कीजिए। तो यहाँ पे कार्लसबर्ग कटक दिया गया है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को। तो आप लोग को पता होगा, जो आपका कार्लसबर्ग कटक है ये कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। कहाँ पे है ये, हिंद महासागर में। यहाँ पे सी लिख लीजिए। आगे दिया गया है मध्य अटलांटिक कटक, ये आप लोगों को इससे पहचान जाएंगे कि जो अटलांटिक कटक है वो कहाँ पे मिलेगा, अटलांटिक महासागर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, अभी इनमें लगाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। आगे दिया गया है ईस्ट पैसिफिक राइट्स, पैसिफिक से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे होगा पैसिफिक। तो ये आप लोगों का प्रशांत महासागर में होगा, यहाँ पे पी लिख लीजिए। और अंटार्कटिक महासागर, ये जो अंटार्कटिक महासागर है यानी कि इसमें अंटार्कटिक कटक होगा। काफी इजी थे कटक के नाम, बाकी के और सभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को डिटेल में सभी सेशंस कराए गए हैं, साथ में क्वेश्चंस बहुत सारे वहां पे सॉल्व कराए गए हैं, तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का ये क्वेश्चंस यहाँ पे होता है और अब इसका आंसर सही लगा लेते हैं। ए का यहाँ पे कार्लसबर्ग कटक थर्ड हो रहा है, ए का थर्ड 3 में दिया गया है, एक को आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया गया है मध्य अटलांटिक कटक, जो कि फोर्थ में है। ए के बाद में बी का फोर्थ एक ही में दिया गया है, तो सभी हट जाएंगे तीनों, और ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो वो हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है जीएस दिवाकर, वहां से आप लोगों को ये टेली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चंस को और इसको करने का भी प्रयास कीजिए। जल निकायों से बाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो जल निकाय होते हैं यानी कि जहाँ पे जल भराव होता है, पानी जैसे होता है, जैसे नदियां हैं, तालाब है, जो पौंड होता है, झील है, इन सभी की ये बात कर रहा है। तो जो जल निकाय है उनसे बाष्पन, बाष्पन यानी कि जब पानी बाष्प बन के ऊपर उठता है, गर्म होकर के बाष्प बनती है और बाष्प बन करके क्या होता है, पानी ऊपर उठता है। तो ये कह रहा है कि जल निकायों से जो बाष्पन की क्रिया होती है भूतल की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। दूसरा इसमें कह रहा है कि जल के बाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप ही इसमें लॉजिक लगाइए कि क्या वाष्प हो पाएगा अगर पानी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। वाष्प कब होता है, जब आप क्या करेंगे, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, गैस जलाएंगे आप लोग, गैस चूल्हा जो भी होगा उसको आप जलाइए और उस पर एक पानी रखिए पतीले में, इसमें पानी भर करके रखिए और उसको तेज आंच पर उबालिए। ठीक है, ये आग जल रही है, इस पर आप लोग जब उबालेंगे तो ये पानी क्या होगा, आप लोगों को जब इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे ना तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। अब वो गीला क्यों होगा, क्योंकि नीचे से इसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है, तो जो पानी है वो किस में बदल रहा है, बाष्प में बदल रहा है। बाष्प में बदल रहा है तो पानी ऊपर की ओर में उठ रहा है, ऊपर की ओर में उठ रहा है, तो यानी कि ये बाष्प बन करके ऊपर जा रहा है। पर ये सब प्रोसेस हो कब रहा है, ये हो रहा है जब इसको
इसको यहाँ से हीट मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है या फिर ऊष्मा मिल रही है। तो ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जल निकायों से बाष्पन होता है भूतल की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल, भूतल पे अगर पानी कम होगा तो वहां पे वाष्प ज्यादा कैसे हो जाएगा, इसके पास में तो पानी का भंडार है, तो यहाँ से वाष्प ज्यादा हो जाएगा। ये तो ठीक कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भैया वाष्प कैसे बन जाएगा। तो ये आप लोगों का बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बी आप लोगों का गलत हो जाएगा और जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़िए, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे एक कथन है, दूसरा कथन दिया गया है ए और आर में, साथ में इनका रीजन दिया गया है कि किस रीजन के कारण में सही है या फिर नहीं है। इनका रीजन बताना है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़ करके इसको करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को पेपर में काफी आसानी होगी। पढ़िए क्वेश्चंस। चलिए देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वायु होती है, वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऊर्जा का अंतरण बाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। यानी कि ये कह रहा है कि जब आप भूमध्य रेखा से जाएंगे ध्रुवों की ओर में, कहाँ पे है आप लोगों की भूमध्य रेखा, तो ये आप बना लीजिए। ये आप लोगों का क्या हो जाएगी, इक्वेटर, या फिर इसको आप भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, अच्छा जो भी बोलना चाहे वो आप बोल सकते हैं, विषुवत रेखा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएंगे, पोल एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ध्रुव हो गया, पोल एरिया हो गया, और ये आपका उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, इसको नॉर्थ साइड बोल दीजिए, इसको साउथ साइड बोल दीजिए। यहाँ पे आप लोगों की 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। ठीक है, 1/2 कर्क रेखा होती है, और यहाँ पे आप लोगों की 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। इतना आप लोग पृथ्वी के बारे में जानते होंगे। अब ये जो रीजन है ये बता रहा है कि जो भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो ऊर्जा है उसका अंतरण कैसे होता है, बाष्पन से होता है, फिर उसका संघनन यानी कि जो कंडेंसेशन होता है। तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर क्या होता है, हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। इन्हीं जगह पर क्या होता है, सूर्य घूमता रहता है साल भर में। यहाँ पे क्या होता है, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा होती हैं। जब सूरज की किरणें सबसे ज्यादा होंगी तो क्या होगा, पानी जो है वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके संघनन होता है, संघनन के बाद में पानी का टकराव होता है, टकराव के बाद में बारिश होती है। इतना आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये रीजन जो है, या फिर आप इसको तर्क कहिए, या फिर जो ऑप्शन सेकंड है वो तो सही है कि किस माध्यम से ऊर्जा का अंतरण हो रहा है ऊपर की ओर में, बाष्पन और संघनन के माध्यम से। लेकिन जो पहला आप लोगों का आश्वासन दिया गया है यहाँ पे, इसमें बता रहा है कि वायु में नमी की कम मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं। आप भी लोग बताइए, क्या सूखे जो बादल होते हैं, सूखी जो हवाएं होती हैं, वो झंझावती बारिश कर सकती है क्या? झंझावती क्या होता है, झंझावती ये होता है कि जो बादल हैं उनमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जब ज्यादा होती है तो उनको जैसे ही कहीं भी थोड़ा सा टकराव मिलता है तो बारिश बहुत तेज होती है। अगर वायु में नमी ही नहीं होगी तो झंझावती बारिश कैसे हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों का जो ए है अभिकथन, ये तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और जो बी है यानी कि आर दिया गया है, आर बिल्कुल सही दिया गया है कि कैसे ऊर्जा का अंतरण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि ऊर्जा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में जाती है, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों का आर सही है, ए को आप लोग गलत लगा दीजिए, और जो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने अलग से लिए हुए हैं। यहाँ पे दी गई है कुछ जल की बूंदों का प्रकार दिया गया है। प्रकार यानी कि साइज के हिसाब से दिया गया है कि बूंदों का साइज किस प्रकार का होता है, और उनका वेग दिया गया है। तो यहाँ पे वर्षा की बड़ी फुहारें दी गई हैं,
और फुहार बूंदें दी गई हैं, बड़ी मेघ बिंदुक दिया गया है, विशिष्ट वर्षा बूंदें दी गई हैं। तो इनका कितने प्रति घंटा वेग होता है यहाँ पे पूछा गया है। जो वर्षा की बड़ी बूंद होती है इसका होता है 33, कितना होता है 33 किलोमीटर प्रति घंटा इनका वेग होता है। और जो फुहारें आती हैं आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी लगती हैं फुहारें, उनका वेग कितना होता है, तो उनका होगा कम होता है, इन बड़ी बूंदों से इनका कम होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 7, कितना होगा 7 किलोमीटर घंटा होगा। और जो बड़ी मेघ बिंदुक होती है यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं जिसमें भीगते कम है और जगह सूखी रहती है, सिर्फ जब आपके सिर पर पड़ेगी तो खूब तेजी से स्पीड सी लगती है इनमें। तो यहाँ पे कितना होगा इसका बड़ी बूंद का, तो इसका होता है 0.3, कितना होता है इसका 0.3 होता है। एक मिनट, ये तो मैंने विशिष्ट वर्षा बूंदों में लिख दिया है, एक मिनट। हाँ, चलिए, जो बड़ी मेघ बिंदुक होती है इनका कितना होता है 0.3 होता है। और जो विशिष्ट वर्षा बूंदें होती हैं इनका कितने कितने घंटा होता है, तो इनका होता है 23 घंटा प्रति वर्ग, ये प्रपात होता है, इनका वेग होता है। तो यहाँ पे आप लोग इनका ऑप्शन लगा लीजिए सीधे। इनको आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, इनमें से एक क्वेश्चंस तो आता ही है, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इनको एक पेज पर लिख करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ए का सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, ए का सेकंड 3 में दिया गया है, एलिमिनेट हटा दीजिए इसको। बड़ी बूंद जो फुहार बूंदें हैं इनका 7 किलोमीटर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसको इरेज कर देते हैं, पेज क्लियर करके चलिए सफाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिर से हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान ना दें क्योंकि क्वेश्चन दिक्कत हो गई लिखते समय। चलिए यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर में चलने वाली निम्न दाब समूह बता रहा है, ये ठीक है। दूसरा बता रहा है कि जो अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात होते हैं इनका एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे क्या है, ये पूरब से पश्चिम की ओर में बता रहा है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा मध्य अक्षांशों के बारे में। बाकी का ये जो बता रहा है कि जो शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा इसमें ये गलत हो जाएगा, आर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें ताप व्युत्क्रम का पूछा गया है। ताप व्युत्क्रम क्या होता है आप लोग जानते हैं तो हमें कमेंट करिए, नहीं तो आप लोगों को हम बता ही रहे हैं किताब व्युत्क्रम होता क्या है। ठीक है, आप लोगों का भले ही ये सेशन जो क्या है मैं ऑफलाइन टाइप में लेती हूँ और अपलोड करती हूँ ये वीडियो, लेकिन आप फिर भी आंसर किया कीजिए, आप लोगों का लाइव सेशन भी शुरू होने वाला है। पहला यहाँ पे देखिए कि ये जो कह रहा है कि ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली जो अत्यधिक स्थायी दशाएं वह होती हैं जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो देखिए आप लोग नॉर्मली में क्या होता है, ये आप लोगों का पृथ्वी है, इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब ताप व्युत्क्रम क्या होता है, जब आप इक्वेटर से जाएंगे पोल की तरफ में, कहाँ पे जाएंगे, इक्वेटर से जब आप पोल की साइड में जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान क्या है, घटता जा रहा है, आप लोगों को सर्दी महसूस होगी। जैसे अभी आप लोग कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, और इंडिया में आप लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, कहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। अब आप उत्तर प्रदेश से नॉर्थ साइड में जाएंगे, यानी कि आप लोग अगर उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे या फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप लोग को क्या लगेगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो यही क्या हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, यानी कि नॉर्मली में क्या हो रहा है, आप लोगों को ठंडक लग रही है, यानी कि तापमान घट रहा है। लेकिन ताप व्युत्क्रम जब हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जब आप ऊपर की साइड में जाएंगे तो आप लोगों को ठंडी महसूस नहीं होगी, गर्मी महसूस होगी। और जब गर्मी महसूस होगी तो यानी कि यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो यानी कि ये ताप व्युत्क्रम हो रहा है, तापमान का उल्टा हो रहा है, जो नॉर्मल में होना चाहिए था वो नॉर्मल होकर के उसका उल्टा हो रहा है, तो ये होता है तापमान, ताप का व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ए सही दिया गया है। दूसरा इसमें कह रहा है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होती है।
यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ये कह रहा है कि जो ताप व्युत्क्रम है, यानी कि जो ताप का उल्टा होता है, वहां पे जो ऊर्ध्व वायु होती है उसका गमन बता रहा है, यानी कि खोती है। यहाँ पे जो गर्म वायु होती है वो खोती नहीं है, जाती नहीं है, वो यहाँ पे इकट्ठी होती है, बाहर की साइड में नहीं निकल पाती है, इसी कारण से ताप व्युत्क्रम होता है। तो ये आप लोगों का क्या होगा, आर गलत हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ए सही है, आर गलत है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट में भी डाउट देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है वायु राशि की स्थिरता या फिर अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनका प्रयोग दिया गया है कि कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को सिंपल जो वायु राशि की स्थिरता है या फिर अस्थिरता है, इसकी डिग्री के निर्धारण के लिए बताना है। तो ये जो मापा जाता है, ये मापा जाता है रेडियो सांडिस, ये मीटर है, इससे क्या मापी जाती है, वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्या हमेशा इस तरीके का एक क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें बता रहा है बिस्कोमीटर। बिस्कोमीटर क्या होता है, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो जो बिस्कोमीटर होता है, कोई जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसकी चिपचिपाहट को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, चिपचिपाहट को। जो तरल पदार्थ है, इसकी चिपचिपाहट को मापने का जो यंत्र होता है, मीटर होता है, उसको कहा जाता है क्या, बिस्कोमीटर। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे सोनार है। सोनार किस काम में आता है, इसकी पहले तो आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या होती है, और इसके बाद में आप लोग जो सोनार होता है किस काम में आता है इसको बताइए। आप लोग अगर पता हो तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप लोग, हम आपको बता ही रहे हैं। सोनार की जो फुल फॉर्म होती है, ये क्या होती है, साउंड साउंड नेविगेशन। एक मिनट यार, मेरी राइटिंग इतनी खराब है कि वो मुझे ही समझ में नहीं आती है, आप लोग को कैसे आ जाएगी। साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ में आ रही है ना आप लोगों को, इतना समझ लीजिए, मेरी राइटिंग चेंज नहीं होने वाली है, मम्मी ने खूब मार दिया इसके लिए, लेकिन सुधरी नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये आती किस काम में है, तो ये जो क्या होता है, पानी होता है, पानी के अंदर में कुछ ध्वनि होती है, कोई आवाज हो रही है, आवाज जो कि ऊपर तक आ रही है, और ऊपर तक इसकी फिर जो विशेषताएं होती हैं पानी में, उसको मापा जाता है सोनार से। ठीक है, जो ध्वनिक स्थान होता है, जो आवाज वाला स्थान होता है, उसकी माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो पानी में वस्तुएं होती हैं, जो पैदा होती है पानी में, या फिर कोई भी वस्तु उसमें जो पड़ी होती है, उस वस्तु का भी पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। और पीएच मीटर आप लोग जानते ही होंगे कि जो जल वगैरह का पीएच मान वगैरह होता है, इससे अपन लोग मापते हैं, ये पीएच मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, लो मैं छुपा ही दे रही हूँ, आप लोगों को दिखा तो नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है, निरंतर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, किंतु वह प्रत्येक वर्ष 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि जो दक्षिण ध्रुव है, वहां पे लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं। ये भी ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग समझिए कि जो दक्षिण ध्रुव है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लैंड एरिया बहुत कम है, जल एरिया जो आपका वाटर एरिया है वो बहुत ज्यादा है। और वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, उस साइड में काफी बर्फ भी जमी रहती है, वर्षण वहां पे कम होता है। वर्षण कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो हवाएं चलती हैं उनको टकराने का कोई भी साधन नहीं मिलता है, इसीलिए वहां पे वर्षण भी कम होता है। 8 सेंटीमीटर से भी वर्षण कम होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
और ये बर्फ से ढका रहता है, ये भी सही कह रहा है। दूसरा इसमें रीजन बता रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे लगातार तेज हवाएं चलती हैं। ये बात भी आप लोगों को पता है कि लगातार तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये अधूरा है। इसका तर्क क्या है? अगर इसका तर्क ये क्यों के रूप में प्राप्त करता है कि क्यों वहां पे वर्षण होता है, क्योंकि वहां पे वर्षण इसलिए कम होता है, कोई भी टकराने का साधन नहीं है, लैंड एरिया बहुत कम है और वाटर एरिया बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों का रीजन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या किया गया है, अलग दे दिया गया है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे लगातार तेज हवाएं चलती है। तेज हवाएं जैसे कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, ये आपकी पृथ्वी हो गई। यहाँ पे आप लोग 23.5, यहाँ पे आप लोग इसको 40 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, थोड़ा सा नीचा हो गया है। तो यहाँ पे इसका डिवाइड भी किया गया है हवाओं के आधार पर, जो गरजता 40 है, प्रचंड 50 है, चीखता 60 है। ये सभी नाम दक्षिण में ही रखे गए हैं, उत्तर में कोई भी इस तरीके के हवाओं के नाम नहीं मिलते हैं। ये नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन हवाओं की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही प्रचंड होती है, इसीलिए इनके नाम इस तरीके के रखे गए हैं। 40 डिग्री पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे नाम रखा गया है इसका गरजता 40। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, गरजता 40। 50 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पे प्रचंड 50 रखा गया है। 60 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पे चीखता 60 रखा गया है। ठीक है, ये सभी नाम जो पूछे गए हैं, पूछे आगे भी पूछे ही जाएंगे। जब आप लोग कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर आप लोग जो कॉलेज एग्जाम होते हैं वहां पे ये नाम पूछे जाते हैं, और एक आध बार नेट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। साथ में जो आपके सेट एग्जाम होते हैं वहां पे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि सिर्फ दक्षिण में चलते हैं, नॉर्थ साइड में ये कोई भी नाम नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वहां पे हवाओं को टकराने के लिए लैंड एरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। व्याख्या नहीं होगी तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश है, पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में किसका उदाहरण है? बताइए, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा है, दक्षिणावर्त गति के साथ में रूपांतरित सीमा है, वामावर्त गति के साथ में अपसारी सीमा है, या फिर दक्षिणावर्त गति के साथ में अभिसारी सीमा है। बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। ये देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों को पता होगा कि रूपांतरित सीमा है, लेकिन वामावर्त है या फिर दक्षिणावर्त है, यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है। तो जो कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दक्षिणावर्त गति के साथ में रूपांतरित सीमा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। जब क्वेश्चंस न्यू बनते हैं, थोड़ा अलग टाइप में बनते हैं, तो क्वेश्चन न्यू नहीं होते हैं, उसी आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है, सिलेबस वही होता है, फैक्ट भी वही होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा डीप में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो डीप में पढ़ने के लिए आप लोग प्ले स्टोर से जीएस दिवाकर सर प्ले स्टोर पे ऐप है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सारी क्लासेस ली गई हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थॉर्नवेट है, इनके तापमान प्रदेश दिए गए हैं, इन्होंने कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, सूचकांक दिया गया था इनके द्वारा, थॉर्नवेट के द्वारा। उसको यहाँ पे अपन लोगों को सही से लगाना है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए लगाने की। तो यहाँ पे पहला दिया गया है मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टैगा और टुंड्रा। ये किस तरीके से इनका वर्गीकरण हुआ था, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में जाकर के इनका वर्गीकरण हुआ था। ये सूक्ष्म तापीय यानी कि कम ताप मिलने वाला, मध्य तापीय यानी कि ज्यादा, यहाँ पे मध्य तापीय हो जाएगा, टैगा हो जाएगा और साथ में ऊपर टुंड्रा हो जाएगा। चलिए ये इनका सूचकांक है, तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा मध्य तापीय का, एक मिनट इरेज कर ले। चलिए चलिए, जो मध्य तापीय होता है वो आप लोगों को मिलेगा कितना, 64 से 127 के बीच में। कितना मिल जाएगा, 64 से 127 के रूप में। ठीक है, सूक्ष्म तापीय, ये जो सूक्ष्म तापीय मिलेगा यहाँ पे यानी कम ताप मिलता है,
तो ये कौन सा हो जाएगा, 32 से लेकर के 63 हो जाएगा, 32 से 63 हो जाएगा। टैगा जो है, टैगा का हो जाएगा यहाँ पे 16 से लेकर के 31 हो जाएगा। और जो टुंड्रा है, टुंड्रा का यहाँ पे 1 से लेकर के 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए का आप लोग थर्ड लगा लीजिए। एक मिनट, चलिए, ए का यहाँ पे आप लोगों का थर्ड हो जाएगा। बी का 32 से 63 है, यहाँ पे बी का हो जाएगा फोर्थ। चलिए, ए का थर्ड है, बी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, जो कि एक ही से हो रहा है। अगर आप लगा लेंगे तो एलिमिनेट एक से ही हो गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश है जो कि कर्क प्रशांत कहलाता है? बताइए कौन सा कहा जाता है कर्क मंडल, कर्क प्रशांत मंडल। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। थोड़े से न्यू क्वेश्चन लगे हो तो भी बताइए, अगर अच्छे लगे हो तो भी बताना। ये जो कर्क प्रशांत मंडल है, ये कौन सा होता है? 25 डिग्री नॉर्थ होता है। आप लोग थोड़ा सा हमें आंसर देने की कोशिश कीजिए कि ये 66.5 डिग्री साउथ साउथ में क्या है और 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है। ठीक है, तब तक अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी के क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। थोड़े ही क्वेश्चन आज डिस्कस किए थे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग के टोटल हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे कि आज अपन लोगों ने किए ये क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी के, इसी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी के और भी आप लोगों के जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह है, ह्यूमन ज्योग्राफी से भी कई सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से डिस्कस करने की सोचा है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो सेशन तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा है ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।